हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर ममता लर्न अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ रहे थे तुलनात्मक राजनीति, जो पिछली सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज़ है पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, जो होने जा रहे हैं लेक्चरशिप के, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए सेम इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन थ्योरी से बनते हैं। तुलनात्मक राजनीति की थ्योरी से 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिनकी बुक से आ जाता है, सिद्धांत से आ जाता है, किसने किसका सिद्धांत दिया, किसने किसकी बुक है और किसने क्या वक्तव्य दिया, कवर करेंगे। और आपके लिए मैं ये सीरीज़ पॉइंट टू पॉइंट लेके आई हूँ, जिसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए, और पढ़ने के लिए तो अब देखो आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवीजन सीरीज़ है, आपको फैक्चुअल एक साथ सारे फैक्ट एक साथ मिल जाएंगे और आप इसको देखकर नोट डाउन कर सकते हैं, सीरीज़ को आप रिविज़न कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और बेहतर और एक धारदार बनेगी। तो चलिए आज की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। वैसे तुलनात्मक राजनीति अगर देखा जाए तो ये होती क्या है, एक तुलनात्मक अध्ययन करना। बहुत सारे संविधानों का राजनीति में तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव देखना कि किसका संविधान क्या, किसके संविधान में क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उनसे सारी चीज़ें अच्छी चीज़ कलेक्ट करना और फिर उसका विश्लेषण करके उसको यूज़ में लाना, जिससे राजनीति व्यवस्था बस पूरे विश्व की अन्य विभिन्न विभिन्न देशों की अच्छी हो सके। तो तुलनात्मक किसी भी राजनीति के तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति होता है। और इसके अध्ययन के उपागम में व्यवस्था सिद्धांत आ जाता है, जिसमें आगत निर्गत मॉडल पढ़ेंगे हम, और फिर संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे इसका। ऐसे ही हम इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो आज व्यवस्था उपागम देख लेते हैं। इसका व्यवस्था उपागम ये आनुभविक उपागम है, मतलब ये अनुभव पर आधारित है, प्रैक्टिकली अप्रोच है। तो व्यवहारवादी क्रांति की देन है। तो इसमें परंपरागत जो चला रहा था उससे विपरीत यहाँ व्यवहारवादी मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें देखी गई थी। इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जीव विज्ञान में किया गया था। इसका सबसे पहले प्रयोग जीव विज्ञान में किया गया था। लुडगिल वट्टीलम्पी ने किया था इसका सबसे पहले प्रयोग। समाज विज्ञान में इसका सबसे पहले प्रयोग व्यवस्था उपागम का किसने किया है, रैडक्लिफ ब्राउन व मालिनोव्स्की ने मानव विज्ञान में प्रयोग किया था। समाजशास्त्र में प्रयोग किसने किया है, पार्सन्स ने। राजनीति विज्ञान में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेविड ईस्टन। तो अगर पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम का सबसे पहले प्रयोग जो किसने किया है, वो डेविड ईस्टन ने किया है। तुलनात्मक राजनीति में ग्रेबियल आमंड ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रयोग मार्टिन कापलान ने। तो ये इंटरनेशनल जब आप वो पढ़ेंगे ना, आईआर पढ़ेंगे, तो आईआर में ये मार्टिन कापलान की थ्योरी आएगी। ठीक है, तो इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आलमंड का तो अभी आप तुलनात्मक राजनीति में ही पढ़ लेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति प्रयोग आमंड ने किया है और राजनीति विज्ञान में डेविड ईस्टन ने। तो इसको आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेविड ईस्टन ने क्या दिया था, आगत निर्गत मॉडल। आलमंड और पावेल ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से राजनीति व्यवस्था की बीच तुलना करने का प्रयास किया। तो आलमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्राकृतिक थ्योरी दी और डेविड ईस्टन ने आगत निर्गत मॉडल। ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसमें जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। जैसे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, मैं वही पॉइंट लेके आई हूँ। तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आप अगर देख लेंगे तो आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज है ये। आप पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाएंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं वही चीज़ें लेके आई हूँ। राजनीतिक व्यवस्था उपागम से स्टार्ट करते हैं। इसके प्रणेता कौन है, डेविड ईस्टन। इसके प्रणेता डेविड ईस्टन है, जिनकी बुक थी पॉलिटिकल सिस्टम 1953। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये पूछी जाती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम किसकी बुक है, डेविड ईस्टन की, जो 1953 में लिखी गई थी। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण व्यक्त करते हुए इससे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, ठीक है, तो ये मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को किसने दिया था, डेविड ईस्टन ने दिया था। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को महत्व दिया था व्यवस्था उपागम की थ्योरी में। इसने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत निर्गत मॉडल के माध्यम से किया है। आगत निर्गत मॉडल के माध्यम से इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया है। विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रभाव के रूप में, मतलब जो है इसका ये जो विश्लेषण होता है वो निरंतर प्रभाव में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार विश्लेषण हो गया तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होंगे, दिन ब दिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। जैसे आज हमने कोई भी व्यवस्था का विश्लेषण करके ये थ्योरी दे दी कि हाँ आज के लिए ये सही है, लेकिन क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है तो परिवर्तन के अनुसार भी थ्योरी भी चेंज होती है और सिद्धांत भी चेंज होते हैं, तो उसका विश्लेषण भी चेंज होता है। आगत मतलब होता है एक डिमांड, इस आप सप्लाई आपने जैसे सोसाइटी में अगर डिमांड उठ रही है तो डिमांड उठेगी सोसाइटी में, उसके लिए आंदोलन होंगे, फिर वो सरकार के पास जाएंगे, फिर सरकार उस पर प्रोसेस करेगी, फिर सरकार उससे रिलेटेड नीतियाँ बनाएगी, फिर वो हो जाएगा निर्गत मतलब आउटपुट। तो डिमांड क्या हो गया, आगत,
और जब आउटपुट में जो रिजल्ट निकला उस मांग के अकॉर्डिंग क्या मिला हमें, तो वो हो गया निर्गत। तो ऐसे इसकी थ्योरी है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाला प्रभाव है, रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। एक बार बनाकर नहीं बैठ सकते आप, ये निरंतर आप इसमें चेंज होते रहते हैं और चलने वाली। ईस्टर्न ने फीडबैक को बहुत महत्व दिया है इसमें। ईस्टर्न ने फीडबैक के माध्यम से गतिशीलता प्रदान की। मतलब जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है वो कब होती है? फीडबैक, जब हम कोई व्यवस्था बना देते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम जब अपना खाना वाना खाते हैं तो उसके बाद हमें फीडबैक हमसे लिया जाता है। अगर हम फीडबैक में उनका कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू देते हैं, नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रेस्टोरेंट अपना सुधार करेंगे इसमें। ये हमारे रेस्टोरेंट में ये गलती है, इसमें ये चीज़ें हम सुधार कर लेंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और ऊपर उठ सकता है। तो ऐसी व्यवस्था होती है कि कोई भी व्यवस्था में कोई ना कोई कमी रहती है। अगर हम फीडबैक लेंगे जनता से कि क्या कमी है, तो वो हमें फीडबैक देगी, फिर उसके बाद हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो फीडबैक के माध्यम से वो जो गतिशीलता प्रदान होती है, व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने की प्रक्रिया फीडबैक के माध्यम से होती है। तो फीडबैक को, पुनर्निवेश को बहुत ही महत्व दिया है इसमें व्यवस्थापगम में। इसने अनुरक्षण व व्यवस्था अवस्थिति में विभेद करता है यह। अब ईस्टर्न के मॉडल, 3 प्रकार के मॉडल थे: आगत निर्गत मॉडल, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स मॉडल एंड फ्लो मॉडल। डेविड ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत। व्यवस्था का अर्थ होता है राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत आगत को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में अंतःक्रिया मतलब जो भी क्रिया होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उनका एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत आगत मतलब डिमांड को निर्गत में बदला, आउटपुट में बदला जाता है। तो व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? ये अंतरक्रिया और अंतर संबंधों का समुच्चय है। मतलब एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे संबंध से जुड़े होते हैं, उसका समुच्चय है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, जो भी मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनका एक दूसरे के साथ आवंटन मतलब वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो एक दूसरे के मूल्यों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करता है और एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित क्रियाएं होती हैं, जिससे जो आगत होता है वो निर्गत में बदला जाता है। व्यवस्था के तत्वों का समूह। व्यवस्था के तत्वों के समूह कौन कौन से हैं? अंतर संबंधित, अन्योन्याश्रित, अंतःक्रिया। अब व्यवस्था तत्वों के समूह हो गए, अंतर संबंधित होना चाहिए, अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहती है ये थ्योरी। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से क्रिया कर रिएक्शन, एक दूसरे से रिएक्शन के द्वारा ही होती है। राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था। इसमें मतलब राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जिनके अंडर में कौन कौन सी व्यवस्था और आती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में, उपव्यवस्था में आ जाता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के द्वारा भी व्यवस्था बनती है। दबाव समूह भी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। एनजीओ प्रभावित करते हैं। जाति, धर्म और जो तकनीकी होती हैं वो भी राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था में चेंज लाती हैं। मीडिया भी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको आजकल हम 3rd पिलर भी बोलते हैं संविधान का। हो गए राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्था। अब देखते हैं आगत क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सामाजिक पर्यावरण से आने वाली मांग समर्थन ही आगत है। तो सामाजिक मतलब जो भी समाज से जो भी मांग उठ रही है, सामाजिक पर्यावरण मतलब सोशल, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उससे जो मांग उठ रही है, उसको अगर सरकार समर्थन देती है तो उसको ही आगत कहा जाता है। मांग के प्रकार, मांग सेवा और वस्तुओं के वितरण की मांग भी उठ सकती है। मतलब सेवा मतलब सर्विस के लिए मांग कर सकते हैं, जैसे नौकरी के लिए मांग कर सकते हैं। वस्तुओं के वितरण के लिए मतलब राशन पानी के लिए भी मांग कर सकती है जनता। व्यक्तियों की व्यवहारों के नियंत्रण की मांग, किसी पर प्रतिबंध के लिए भी मांग कर सकती है। राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग मतलब राजनीतिक रूप से एक्टिव होने के लिए हमें अधिकार, राजनीतिक अधिकार की भी मांग कर सकती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें जो विधि और कानून बनाने में। तो उनकी सहभागिता के लिए भी मांग कर सकते हैं कि हमें भी समान अधिकार दीजिए, जिससे हम राजनीतिक व्यवस्था में आकर कुछ चीज़ें अपने सहभागिता दे सकें कुछ चीज़ों में। सांकेतिक रूप में समर्थन, तो ये इन चीज़ों में भी जो मांग उठती है, मांगों के ये प्रकार हैं, जिसमें सेवाओं वस्तुओं का वितरण हो गया, व्यक्तियों की व्यवहारों के नियंत्रण की मांग हो गई, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग होगी, सांकेतिक रूप से समर्थन। तो ये आ सकता है कि आगत में कौन कौन सी मांग हो सकती हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और जो समर्थन मिल जाता है वो आगत कहलाता है। आमंड ने इनपुट, इस जो इनपुट फंक्शन है इसको क्या बोला है? पॉलिटिकल फंक्शन। तो ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आमंड ने इनपुट फंक्शन को क्या शब्दावली दी है? पॉलिटिकल फंक्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इनको नोट डाउन करते चलिए।
ये बहुत ही शॉर्ट में आपका फर्स्ट रिवीजन है, जो पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसी पर ही काम किया गया है। निर्गत मॉडल, आउटपुट मॉडल, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ व्यवस्था के निर्णयों एवं क्रियाओं से है। मतलब जो भी अगर हमने मांग रखी थी, सामाजिक पर्यावरण से जो मांग उठी थी, जैसे वस्तुओं का वितरण, सेवाओं का वितरण, मूल्यों का, मतलब उसमें मांग उठी थी, राजनीतिक सहभागिता की मांग उठी थी, तो उनको अगर सरकार समर्थन देकर उनसे कुछ निर्णय, अपना डिसीजन ले लेती है, उससे संबंधित कोई कानून बना देती है, तो वो क्या हो जाएगा? निर्गत मॉडल। मतलब रिजल्ट में क्या निकला, सरकार ने रिजल्ट में क्या दिया जनता को, जिन्होंने मांग की थी उसको। तो अब आमंड ने इनपुट फंक्शन को क्या बोला था? पॉलिटिकल फंक्शन। लेकिन आमंड ने आउटपुट फंक्शन को क्या बोला था? गवर्नमेंट फंक्शन। अब आउटपुट फंक्शन को आमंड ने क्या बोला था? गवर्नमेंट फंक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, इनपुट फंक्शन को पॉलिटिकल फंक्शन और आउटपुट फंक्शन को गवर्नमेंट फंक्शन कहा। पुनर्निवेश, फीडबैक का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा पर्यावरण से राजनीतिक सूचना प्राप्त की जाती है। पर्यावरण से राजनीतिक सूचना प्राप्त की जाती है इसमें, जिनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य के लिए समर्थन प्राप्त करती है। राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्य के लिए समर्थन प्राप्त करती है। व्यवस्था के प्रति संभावित खतरे को भी टाला जाता है। मतलब ये है कि अगर हमें पता चल जाता है कि राजनीतिक सूचना के माध्यम से कि पर्यावरण से क्या मांग उठ रही है, तो उससे क्या है, एकदम से कोई विद्रोह नहीं होता। हम उनकी मांगों को अगर शांतिपूर्वक सुन लेते हैं, उन पहले ही सचेत हो जाते हैं कि भाई समाज में ये चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसके प्रति पहले ही वो सजग हो जाते हैं और उससे रिलेटेड क्रियाएं या आउटपुट देने लगते हैं, तो वहाँ पर जो विद्रोह हैं बड़े बड़े, उनको टाला जा सकता है, संभावित खतरों को टाला जा सकता है, उसके प्रति पहले ही हम कुछ चीज़ें डिसीजन ले लें तो। और फीडबैक के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की मांगों को भी प्राप्त करती है। मतलब ये फीडबैक अगर उन्हें पहले ही टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता जा रहा है, तो भविष्य में क्या मांगें उठ सकती हैं उस पर भी वो पहले ही सचेत हो जाती है और उस पर भी काम करना स्टार्ट कर देती है राजनीतिक व्यवस्था। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचने के लिए ईस्टर्न ने गेट कीपिंग की व्यवस्था की है। तो राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसको ईस्टर्न ने क्या बोला है? गेट कीपिंग मतलब नियंत्रण व्यवस्था। इससे क्या है, एक गेट लगा दिया गया है जिससे हम कोई भी एकदम से अंदर नहीं आ सकता, कोई भी डायरेक्ट विद्रोह नहीं कर सकता। उसके लिए हमने एक गेट लगा दिया है जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। फीडबैक के माध्यम से हम उसको जान सकते हैं, पहले ही सचेत हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को गेट कीपिंग की व्यवस्था की संज्ञा दी है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे आउटपुट फंक्शन को उन्होंने गवर्नमेंट फंक्शन किसने कहा? आमंड ने। इनपुट फंक्शन को आमंड ने क्या कहा था? पॉलिटिकल फंक्शन। फीडबैक को इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रदान किया गया है। संभावित खतरे को इस निर्गत मॉडल से टाला जा सकता है और भविष्य की मांगों को भी प्राप्त किया जा सकता है। और गेट कीपिंग की संज्ञा किसने दी है? ईस्टर्न ने, राजनीतिक व्यवस्था को। यह है इनपुट आउटपुट मॉडल का पूरा स्ट्रक्चर। जैसे एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट है हमारा, सोशल एनवायरनमेंट। इसमें क्या मांगें उठ रही हैं, तो उसके लिए इनपुट ये रहा, डिमांड उठी, डिमांड को सपोर्ट मिली तो पॉलिटिकल सिस्टम में गया। फिर डिमांड उठी, पहले डिमांड उठेगी, फिर उसको सपोर्ट मिल जाएगी तो वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा तो यहाँ पर फिर डिसीजन होगा। यहाँ हमारी जो कार्यपालिका, विधायिका जो भी हैं वो डिसीजन लेंगी, फिर उसको विधायिका डिसीजन लेगी, फिर उसको आउटपुट में कार्यपालिका लागू करेगी। आउटपुट में जो भी डिसीजन निकल के आएगा उससे हमारा क्या बनेगी? कोई विधि बन सकती है। और इसके बाद फिर हम जो विधि बनी उसका फिर से फीडबैक जाएगा कि सही बनी कि नहीं बनी, फिर उसको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक फिर जनता देगी, फीडबैक जिसने डिमांड की थी, और फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा और फिर ये डिसीजन बनेगा, फिर उसमें चेंजेस आके और परफेक्टनेस आएगी। तो ये है पूरा इनपुट आउटपुट मॉडल। समझ में आया? संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। इसके प्रतिपादक थे ग्रेबियल आमंड। यह शब्दावली जो दी थी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम, पार्सन से प्रभावित थी। अनौपचारिक समूह किसके थे? ये आर्थर बैटली और डेविड ह्यूमन के समूह के थे। प्रेरणा इनको कहाँ से मिली इस थ्योरी देने के लिए? तो डेविड ईस्टन, जो मैं आप पढ़ा चुकी हूँ, व्यवस्था उपागम का जो सिद्धांत था, वहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली कि संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम देने की। चलो बात करते हैं और उसकी थ्योरी तैयार करते हैं। क्या थ्योरी हो सकती है? इसकी स्टडी की इन्होंने। आमंड की बुक है जो हर बार पूछी जाती है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया आमंड की बुक है, तो ये आप याद रखिएगा। आमंड ने प्रकार, इट मीन्स फंक्शन पर अधिक जोर दिया, तो इन्होंने फंक्शन पर अधिक केंद्रित किया है, अपने उसको फंक्शन पर अधिक ध्यान दिया। संचार सिद्धांत साइबरनेटिक्स।
साइबरनेटिक्स का प्रतिपादन किया था नॉबर्ट वीनर और रॉस एसेब ने। ये दूसरा सिद्धांत है संचार सिद्धांत, जिसको प्रतिपादन किसने किया था? नॉबर्ट वीनर और रॉस एसेब ने। सिद्धांत किससे संबंधित है? निर्णय निर्माण प्रक्रिया या डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। संचार सिद्धांत का व्यवस्था सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? कार्ल ड्यूस ने। तो व्यवस्था सिद्धांत का संचार सिद्धांत कार्ल ड्यूस ने दिया था और साइबरनेटिक्स का प्रतिपादन किया था नॉबर्ट वीनर रॉस एसेब ने। कार्ल ड्यूस ने अपनी बुक नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में संचार सिद्धांत व्यवस्था थ्योरी दी थी। संचार सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है। संचार में व्यवस्था एवं नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। संचार में व्यवस्था व नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। ड्यूस ने नकारात्मक फीडबैक को भी माना। इसमें चैनल, लोड एवं लोड क्षमता मुख्य तत्व है। इसमें 4 तत्व हैं संचार सिद्धांत में: लोड, लैग, बदत और नेतृत्व। तो ये पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में आया भी था कि संचार सिद्धांत में निम्न में से कौन से तत्व नहीं है। तो ये इनमें से 3 दिए जाएंगे, एक डिफरेंट दे दिया जाएगा, तो आपको उसमें से छांटना होता है। तो अगर आपको ये 4 पता होंगे तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे लोड, लैग, बदत और नेतृत्व, तो ये 4 तत्व जो होते हैं उस संचार सिद्धांत के होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था किससे बनी हुई होती है? राजनीतिक व्यवस्था के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं नवाचार, वृद्धि और परिवर्तन। तो नवाचार, वृद्धि और परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्था के तत्व हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था के कौन से तत्व नहीं है। तो नवाचार, वृद्धि और परिवर्तन तत्व होते हैं, बाकी कोई नहीं होगा। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति किसने दी थी? राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सिडनी वर्मा ने किया था। प्रतिपादक किसके थे? गैब्रियल आमंड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। शब्द का प्रयोग जो था, जो पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति जो शब्द है, इसका प्रयोग जो किया था वो सिडनी वर्मा ने किया था और प्रतिपादक इसके थे गैब्रियल आमंड। इसकी बुक थी सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी 5 नेशन 1963। तो ये बुक भी पूछी जा सकती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थ क्या है? किसी समाज की संस्कृति की वह पक्ष, किसी समाज की संस्कृति का वह पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक संस्कृति में मूलतः ऐसे मूल, मान्यता व मानक आ जाते हैं जो उस शासक वर्ग की शासन प्रणाली व शासन प्रक्रिया को तो आप इसको समझ सकते हैं कि किसी समाज की संस्कृति का जो वो पक्ष होता है जिसमें मूल्य, मान्यताएं और मानक निहित होते हैं, वो शासन वर्ग की शासन प्रणाली को प्रभावित करता है और बेहतर बनाता है, बेहतर बनाने की प्रक्रिया को दृढ़ करता है। तो ये समाज की संस्कृति में जो मूल तत्व होते हैं, जैसे जो हमारी बहुत सारी मान्यताएं चली आ रही हैं, मानक आ रहे हैं, हमारे सिद्धांत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब शासन प्रणाली किसी सिद्धांत को या किसी विधि को बनाती है तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखती है कि राजनीतिक संस्कृति जो हमारी किसी भी देश की जो जहाँ से विधि बनाई जा रही है उस देश की संस्कृति न प्रभावित हो, उस देश के मूल्य और मान्यताओं का ध्यान रखकर भी कोई नीति बनाई जाती है तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो राजनीतिक संस्कृति थ्योरी बनाने के लिए या किसी विधि को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक संस्कृति की धारणा इस विचारधारा से जुड़ी है कि किसी समुदाय की संस्कृति को जानना सरल है, उसकी राजनीति को समझना कठिन है। किसी समुदाय की संस्कृति जानने के बाद उसकी राजनीति को समझना आसान हो जाता है। इट मीन्स अगर किसी समुदाय की राजनीति को समझना है ना, तो पहले उसकी संस्कृति को जानो। अगर आप वहाँ की संस्कृति जान गए तो राजनीति अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि हर संस्कृति की मूल्य और मान्यताओं के द्वारा ही वहाँ की राजनीति का निर्माण होता है। ये थी राजनीतिक संस्कृति की थ्योरी, जो सिडनी वर्मा ने इसका प्रयोग किया था शब्द का, और गैब्रियल आमंड इसके प्रतिपादक थे। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं क्या देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति अमूर्त व नैतिक होती है। राजनीतिक संस्कृति अमूर्त व नैतिक धारणाएं हैं। राजनीतिक संस्कृति का आधार मूल्य, समाज और विश्वास है, मतलब मूल्य और मान्यताएं और समाज की जो भी चीज़ें, सिद्धांत हैं, वो इसके केंद्र में रहते हैं। राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है, मतलब परिवर्तनशील होती है। ऐसा नहीं कि एक बार कोई सिद्धांत बना दिया तो वो उसमें चेंज किया नहीं जा सकता, पर समय के अनुसार जो भी चीज़ें समाज में नई नई आती हैं, मूल्य व मान्यताएँ बनती हैं, उसके अनुसार चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, जिसमें कुछ कम भी हो सकती हैं और कुछ अधिक कर। तो गतिशील मतलब संस्कृति बदलती रहती है, तो गतिशील है, दृढ़ नहीं है कि एकदम रुक गई। राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक रूप है, इसमें अनेक मूल्य, भावनाएं व मानक शामिल हैं। यह समान संस्कृति से संबंधित है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। यह संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करती है। गैब्रियल आमंड व सिडनी वर्मा ने 5 देशों में लोकतंत्र की स्थिरता और स्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव की चर्चा की है। तो इस बेस पर, राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बेस पर, गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने
ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इटली, मैक्सिको, ये 5 देशों में लोकतंत्र की स्थिरता और स्थिरता राजनीति संस्कृति के प्रभाव की चर्चा की है। मतलब इन 5 देशों में लोकतंत्र कितना स्थिर है राजनीतिक संस्कृति के आधार पर ये स्टडी इन्होंने की है। तो आलमंड और सिडनी वर्मा की बुक है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये दोनों ने मिलकर लिखी है। सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी 5 नेशन 1963। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड व पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। आदिमकालीन संस्कृति, जिसको संकीर्ण संस्कृति भी बोलते हैं, प्रजाभावी संस्कृति या सहभागी संस्कृति। आदिमकालीन संस्कृति किसको बोलते हैं? आदिमकालीन संस्कृति देखते हैं, इसमें व्यक्ति को राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और न ही अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। मतलब इसमें एक सभ्य समाज तो होता है जिसमें इंसान को अपने अधिकार और राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो उन्हें न अपने अधिकारों के बारे में, बहुत ही मासूम इंसान होता है इस टाइम का, जिसको रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलते हैं ना, प्राकृतिक इंसान बोलते हैं, आदिम मानव बोलते हैं, वो वाली संस्कृति है आदिम संस्कृति, जिसको रूसो बहुत समर्थक रहा है, उसको बहुत अच्छा मानता है। प्रजाभावी संस्कृति, इसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी तो होती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका ज्ञान नहीं होता। उसको पता तो है कि राजनीतिक व्यवस्था है, जानकारी है, लेकिन अपने लिए उसका कैसे यूज़ किया जाए उसको नहीं पता। प्रजाभावी। सहभागी संस्कृति, ये परिपक्व होती है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी होती है, इसको अधिकार व भूमिका, मतलब राजनीति में उसका क्या अधिकार है उसकी भी जानकारी भी होती है और अपनी भूमिका का भी ज्ञान होता है, तो ये परिपक्व अवस्था आ जाती है। आलमंड व वर्मा ने नागरिक संस्कृति का विचार दिया। अब देखो, आदिमकालीन संस्कृति और प्रजाभावी संस्कृति और सहभागी, ये तीनों तो आमंड पावेल ने बताया था। आमिंड और वर्मा, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, आमिंड पावेल ने 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी, आदिमकालीन, प्रजाभावी और सहभागी। इसके डिफरेंट थोड़ा अलग, आलमंड और वर्मा ने नागरिक संस्कृति का विचार दिया। तो ये क्वेश्चन पे आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में कि नागरिक संस्कृति का विचार राजनीतिक संस्कृति में किसने दिया, तो ये आलमंड और वर्मा ने दिया, जो सहभागी और प्रजाभावी संस्कृति को मिलाकर बनता है, जो सहभागी और प्रजाभावी संस्कृति को मिलाकर नागरिक संस्कृति बनती है। समरूप संस्कृति यूके में, अभिजात संस्कृति भारत में, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन में, संकीर्ण संस्कृति युगांडा में। तो ये कुछ देशों की संस्कृति हैं जो पूछी जा सकती हैं कि अभिजात संस्कृति हमारे भारत की कौन सी संस्कृति है, तो हमारे भारत की अभिजात संस्कृति है। या ऐसे आ सकता है कि अभिजात संस्कृति किस देश की है, तो भारत की, ये इंपॉर्टेंट है। समरूप संस्कृति यूके की, सब्जेक्ट राजनीतिक संस्कृति चीन की, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। संकीर्ण संस्कृति संकीर्ण है युगांडा की, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजनीतिक अर्थशास्त्र वारेन और स्वीजी ने दिया था। एकाधिकार पूंजीवादी का विचार दिया इसमें, ये पूंजीवादी मान्यता को फ्रैंक और रॉडेन द्वारा विकसित किया गया था। आर्गेन्सी द्वारा वृद्धि विकास की विभिन्न चरणों की खोज की, जो निम्न है। पहले क्या है वृद्धि विकास, जो आर्गेन्सी ने दिया था, आर्गेन्सी ने वृद्धि विकास के चरण दिए, जो 4 चरण थे, 1, 2, 3 और 4। तो पहला चरण क्या है, एकीकरण। एकीकरण का मतलब सभी राष्ट्रों का एकीकरण, सभी राष्ट्रों को मिलाओ जो अपने आप में स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, स्वतंत्र शासन कर रहे थे। जैसे हमारे देश में भी भारत में स्वतंत्र प्रांत थे, जिसमें 500 से ज़्यादा प्रांतों का एकीकरण किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र का एकीकरण के लिए जिम्मेदार मानते हैं और सराहना भी करते हैं। फिर आया औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में नई नई तकनीकों का यूज़ किया गया, जिससे पहले लोग हस्तशिल्प हस्त उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा था, अभी फिर अब इसमें तकनीकों का यूज हो गया, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, तो इसको औद्योगिकरण करने लगे। कल्याणकारी राज्य, इसमें मतलब लोगों की जनता की भलाई के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता की चीज़ें हों सबको समान रूप से उपलब्ध हों, जिससे उनका जीवन आसान हो सके, जैसे कपड़ा रोटी मकान, ये सारी चीज़ें जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी भरपाई की जाए, तो उसके लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। जैसे राज्य उसके लिए देखता है। प्रचुरता व संपन्नता, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो प्रचुरता और संपन्नता मतलब अगर हम मूलभूत आवश्यकताएं तो होगी, अगर वो बीमार होते हैं उनको अवेयरनेस कराना, उनको जागरूक करना है, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी है। आर्गेन्सी ने 4 विकास के चरण दिए थे। अब ये दूसरे विकास के चरण दिए हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र में, ये दिए हैं W रोस्टम ने। तो ये दूसरे विकास के चरण W रोस्टम ने दिए थे। 1960 के दशक में अर्थशास्त्री W रोस्टम ने स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात की। स्टेज ऑफ ग्रोथ की बात की मतलब विकास का चरण। विकास के चरण W रोस्टम ने पूरे विश्व के लिए उपयोगी बताए। तो पूरे विश्व के लिए विकास के चरण राजनीतिक अर्थशास्त्र में किसने उपयोगी बताए, तो W रोस्टम ने। अब इसमें क्या क्या उपयोगी बताए इन्होंने बताया, तो पहले परंपरागत समाज था, जैसे आदिम थ्योरी दी थी
ठीक है। आदिमकालीन समाज था, अभी बताया था। प्रजाभावी संस्कृति, आमेंडो और पाबिल ने दो चीज़ विभाजन किया था राजनीतिक संस्कृति का, आदिमकालीन संस्कृति, प्रजाभावी संस्कृति और सहभागी संस्कृति। ऐसे इन्होंने आदिमकालीन संस्कृति जो बताया था उन्हीं को परंपरागत समाज कहा है। फिर उसके बाद परंपरागत समाज आया। तो परंपरागत समाज के बाद पूर्व की स्थिति के लिए दौड़ हुई। पूर्व की स्थिति के लिए दौड़ हुई मतलब थोड़ा सा विकास होने लगा। फिर परंपरागत समाज आधुनिक समाज की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, आधुनिकता आने लगी इस समाज में। फिर वो जो आधुनिकता थी वो परिपक्वता की दौड़ में बढ़ने लगी, परिपक्वता की ओर वो चलने लगी। फिर जब परिपक्वता आ गई तो उच्च भोग की अवस्था आई। फिर उच्च भोग की अवस्था के बाद गुणवत्ता की खोज हुई। तो इसमें आप अगर इसमें सीक्वेंस से लगाने के लिए आ जाए, क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसको सीक्वेंस में क्रमिक रूप से लगाइए। तो पहले परंपरा तो आप लगा ही दोगे, परंपरा से फिर पूर्व की ओर, फिर परंपरा समाज से आधुनिक समाज की ओर। जब आधुनिक समाज आ गया तो फिर वो परिपक्व हो जाएगा। आधुनिक समाज आया पहले दौड़कर, फिर वो परिपक्व हुआ। फिर परिपक्व हुआ तो फिर उच्च भोग की स्थिति हो गई। जब ज़्यादा पैसा होता है तो हम क्या कहते हैं, पिज्जा बर्गर, यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, तो फिर उसको भोगने लग जाएंगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या भोगेंगे। तो जब हमारे पास ज़्यादा संसाधन हो जाते हैं तो उसको भोग की जो चाहे वो बढ़ जाती है। तो उच्च भोग की उपभोग की अवस्था आ गई। फिर उस उच्च भोग उपभोग में गुणवत्ता ढूंढने लगा इंसान, क्योंकि बीमार होने लगा तो अब उसमें चूज़ करके खाएगा कि भाई हमें जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदे हैं वही चीज़ें हमें, तो फिर उसमें गुणवत्ता की खोज करने लगी। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट बनाकर याद कर सकते हैं। तो यह था डब्ल्यू रोस्टॉप के विकास के चरण। चिरकुटे के अनुसार, चिरकुटे ने भी राजनीतिक अर्थशास्त्र के विकास के चरण बताए, जिसमें दो बताए, वाणिज्यवाद और उदारवाद। वाणिज्यवाद मतलब जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करना था, तो उसकी सुरक्षा करना, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। तो स्वार्थी होकर वो दूसरी संपत्ति हड़प सकता है, तो संपत्ति में वृद्धि करो और उसकी सुरक्षा भी करो। तो ये वाणिज्यवाद था। उदारवाद हमने पढ़ाया। उदारवाद के जनक कौन थे, जॉन लॉक थे। इंग्लैंड के उदारवादी विचार जो इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड के उदारवादी विचारकों में निर्मित किया मतलब ये बताया, इसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए सदैव कार्य करता है। अतः बाजारवादी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। इसके समर्थक हैं स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। तो ये पूछा जा सकता है, और ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक भी हैं। अब आता है किन्स ने दिया था कल्याणकारी राज्य का। किन्स ने कल्याणकारी राज्य का आधार रखा, जिसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, किन्स ने कल्याणकारी राज्य का आधार दिया। इनकी बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। तो जहाँ एम्प्लॉयमेंट अगर आ गया तो कल्याण लोगों का अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले रोजगार जरूरी है, रोजगार से ही सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट आ गया बुक में, तो एम्प्लॉयमेंट किन्स ने दी थी और ये कल्याणकारी राज्य के लिए दी। तो उनकी थ्योरी में एम्प्लॉयमेंट आता है, ये ध्यान रखिएगा, और एम्प्लॉयमेंट आएगा तो कल्याणकारी राज्य अपने आप बन जाएगा। इन्होंने नव उदारवाद का समर्थन किया। नव उदारवादियों ने भूमंडलीकरण का सभी के लिए लाभप्रद माना। तो नव उदारवाद मतलब सबके लिए, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन कर दिया नव उदारवाद का। नव उदारवादियों ने भूमंडलीकरण को सभी के लिए लाभप्रद माना। राज्य के हस्तक्षेप से ही पूंजीवादी व्यवस्था को आर्थिक मंदी से बचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। तो किन्स नव उदारवादी थे, नव उदारवाद का समर्थन किया था उन्होंने कहा था कि राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। पूंजीवादी व्यवस्था को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। तो ये राज्य के समर्थक थे। अब इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत आया, तो उन्होंने उदारवाद का खंडन किया। उन्होंने कहा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, सर्वहारा वर्ग राज्य करेगा। आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी ना, कि पूंजीवादी वर्ग से तो ये बहुत नफरत करते थे, पूंजीवादी वर्ग को तो ये मिटाना चाहते थे, उसको हटाकर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। और उसी की बेस पर ये चीन में, रशिया में जो थ्योरी बनी थी, साम्यवाद की अवधारणा इन्हीं के द्वारा आई गई थी लास्ट में। अब पराश्रितता का सिद्धांत, ये तुलनात्मक राजनीति का सिद्धांत है, और इसको हम पढ़ेंगे। पराश्रितता का सिद्धांत जो किसने दिया था, रॉल्फ प्रेबिस ने दिया था। इनके नाम बहुत टफ पड़ जाते हैं हिंदी में याद करना। पराश्रितता का सिद्धांत, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी वालों के लिए थोड़ा ज़रूरी है, इंग्लिश में थोड़ा ईजी हो जाता है चीज़ें। तो पराश्रितता का सिद्धांत दिया था रॉल्फ प्रेबिस ने। इन्होंने स्वायत्त पूंजीवाद के विकास पर बल दिया। स्वायत्त पूंजीवाद, तो इन्होंने कैपिटलिज्म पर बल दिया, लेकिन स्वायत्त ओन कैपिटलिज्म के विकास पर। वॉल स्ट्रीट ने विश्व व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए पराश्रितता सिद्धांत की मान्यता से आंशिक परिवर्तन किया। इनकी जो व्यवस्था है, इस सिद्धांत की व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किसने किया था, वॉल स्ट्रीट ने। इसके अनुसार विकासशील देश विकसित होने वाले देश की श्रेणी में पहुंच सकते हैं, इसलिए कोर परिधि व अर्ध परिधि के मध्य स्थानांतरण संभव है। तो ये कहते थे कि जो
अल्प विकसित हैं, ठीक है, उनके मध्य स्थानांतरण संभव है। कोर परिधि हो गया जो मुख्य केंद्र में है, जो विकसित देश है, वहाँ से अर्ध परिधि के लिए स्थानांतरण किया जा सकता है। संसाधनों का, तकनीकों का, ज्ञान का स्थानांतरण कर देंगे तो फिर वो भी पूंजीवादी के विकास, वहाँ भी पूंजीवाद का विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, वहाँ भी स्वायत्तता लाई जा सकती है। पूंजीवादी स्वायत्तता के विकास पर बल दिया तो उसी के द्वारा स्वायत्त पूंजीवाद के विकास हो सकता है। का जो कोर मतलब जो विकसित देश है, जो कोर के राष्ट्रपति मतलब विकसित देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता हैं, वो राष्ट्रों का शोषण करते हैं, मतलब किसी दूसरे को राष्ट्र में अपने हड़प लेंगे। जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी और वहाँ पर उनके संसाधनों का शोषण किया था। हमारे देश को भी कॉलोनी बनाया था। तो अब पराश्रितता सिद्धांतकार कौन कौन थे? गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन। तो ये पराश्रितता के सिद्धांतकार थे, जिसके समर्थक थे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन। अपने मूल मान्यता लेने से ली थी। इन्होंने किसने ली थी? लेने से ली थी। तो ये जो मान्यता ली थी उन्होंने लेने से ली थी। कौन कौन? अब ये पूछा जा सकता है कि पराश्रितता सिद्धांतकार कौन कौन से थे? तो गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन। तो और रोल प्रेबिस तो थे ही जिन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये चीज़ आ सकती है, आप इसको ध्यान रखिएगा फैक्ट में। अब पढ़ेंगे नव संस्थावाद। व्यवहारवादियों द्वारा परंपरागत अध्ययन को अस्वीकार किया गया। जो परंपरागत थ्योरी चली आ रही थी उसको अस्वीकार करके वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया। वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया। नव संस्थावादियों वीडियो नहीं है, वादियों है ने व्यवहारवादी के अध्ययन पद्धति व परंपरा का दृष्टिकोण के बीच समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया कि जो परंपरावादी थे और व्यवहारवादी थे, उन दोनों की अध्ययन पद्धति में सामंजस्य बनाकर नई थ्योरी नव संस्थावाद दी। तो ये एक कॉम्बिनेशन है परंपरागत और व्यवहारवादियों के अध्ययन पद्धति का। परंपरागत उपागम में संस्थाओं का अध्ययन संविधान के द्वारा किया जाता है, जबकि नव संस्थावादियों ने संस्थाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किया है। तो वहाँ संविधान के द्वारा परंपरागत उपागम में संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पर व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नव संस्थावाद में व्यवहारिक चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को विश्लेषण किया जाता है। इस सामाजिक संदर्भ में देखने का प्रयास किया। सांस्कृतिक नव संस्थावाद, सांस्कृतिक नव संस्थावाद क्या होता है? समाज के संस्कृतियों मूल्यों की समझ आवश्यक है। तो अगर सांस्कृतिक नव संस्थावाद होता है मतलब जिस समाज में रह रहे हो, जिस समाज की आपको विधि बनानी है, वहाँ की संस्कृति और मूल्यों की समझ जानिए, तब उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। संरचनावाद नव संस्थावाद, ये भी इसी का पार्ट है। अब इसमें एक और सिद्धांत आता है तार्किक चयन का सिद्धांत। नव संस्थावाद में तार्किक चयन का सिद्धांत, चलिए वो देखते हैं। तार्किक चयन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन थे? मैकूर ओल्सन इसके प्रतिपादक थे। ये इसी में नव संस्थावादी उसमें ही आता है। नव संस्थावादी बाजार अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित है तार्किक चयन का सिद्धांत। इसमें संस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति के चयन पर पड़ता है। अगर आप कोई भी संस्था अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रभाव व्यक्ति के चयन पर ही पड़ता है। अगर व्यक्ति चूज़ करे तो संस्था पर पड़ेगा और संस्था का अगर चूज़ कर रहे हो तो व्यक्ति पर पड़ेगा। तो संस्था जो क्या होती है, किसी विचारधारा से प्रभावित होती है, तो अगर उस संस्था को चूज़ करेंगे तो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा और संस्था का। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है, इसलिए संस्थाओं का अध्ययन तार्किक चयन के अनुसार करना चाहता है। सभी संस्थाओं का अध्ययन जब तार्किक आधार पर किया जाता है तो उसको तार्किक चयन का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी संस्था का अध्ययन हम ये नहीं कर सकते कि तुम भी शामिल हो रहे हो संस्था में तो हम भी शामिल हो जाते हैं। पहले उसको तार्किक चयन से देखेंगे कि तार्किक रूप से देखेंगे कि ये संस्था हम क्यों ज्वाइन करें, हमारा क्या इससे लाभ होगा और क्या ये तार्किक है, क्या इसके जो सिद्धांत हैं वो तार्किक हैं या वैसे ही अंधविश्वास या परंपरावादी चीज़ों पर आधारित है। अगर तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, तो उस पर उस आधार पर वो अपने लाभ को देखेंगे, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करेंगे और उसका व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, उसको अपने डिसीजन अपने तार्किक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर लेने चाहिए। यही सिद्धांत है तार्किक चयन का सिद्धांत, जो किसने दिया था? मैकूर ओल्सन ने। तो ये सिद्धांत थे तार्किक तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं। एक्ट फॉर्म में सारा कंप्लीट सिलेबस आपको कंप्रोमाइज़ कर दिया है, तो आप इसको मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई फैक्ट नहीं छूटेगा और ये सिद्धांत आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बार बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। बाकी आप इसको डिटेल रूप में बुक से पढ़ सकते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्म है जो मैंने अभी तक पढ़ाया, उसमें ऐसे अब सिद्धांत जो मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ उसका कंक्लूजन है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था आगत निर्गत मॉडल, जो डेविड ईस्टर ने दिया था। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, ये ग्रेबियल आमंड ने दी थी। संचार सिद्धांत
व्यवस्था सिद्धांत में संचार सिद्धांत नॉबर्ट वीनर और रॉस ऐसे, आप इसमें कंफ्यूज होंगे। एक संचार सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत वाला है जिसमें नॉबर्ट वीनर और रॉस ऐसे हैं, ठीक है। और एक था साइबरनेटिक्स वाला जिसमें कौन थे, अब ये कमेंट करके आप बताइए, मैं बता चुकी हूँ तो ये कमेंट करके आप बताइए। अब पता चलेगा कि आपने वीडियो कितने ध्यान से सुनी है। राजनीतिक संस्कृतिवाद सिडनी वर्मा, तो राजनीतिक संस्कृतिवाद जो दिया था वो सिडनी वर्मा ने दिया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र आर्गनस्की ने दिया था। पराश्रयता का सिद्धांत जो थे रोल प्राइबिस ने दिया था। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया जो मैं अब तक सिद्धांत पढ़ा चुकी हूँ उसका। कुछ अन्य सिद्धांत व उनके प्रतिपादक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसका अर्थ क्या है, विकसित देशों द्वारा तकनीकी रूप से विकासशील देशों पर प्रभुत्व कायम करना नव उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। तकनीकी रूप से विकासशील देशों पर प्रभुत्व कायम करना, पहले डायरेक्ट करते थे, इसका प्रशासन सरकार सब कुछ चलाते थे। अब क्या है, तकनीकी रूप से तकनीक उनको बेच देते हैं कि आप हमारी तकनीक खरीदीजिए, आपके यहाँ पर विकास हो जाएगा, इस तकनीक को लेंगे तो आपका अधिग्रहण हो जाएगा और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे से उनको लुभावना देकर तकनीकी रूप से उन पर डिपेंड हो जाते हैं लोग, जो विकासशील देश हैं। तो वो भी एक नव उपनिवेशवाद है। तो ये थे इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो तुलनात्मक राजनीति में बार बार पूछे जाते हैं, मिलान के लिए आ जाते हैं कि आप मिलान करिए कि कौन किसने क्या सिद्धांत दिया था। तो उसमें 5 क्वेश्चन एक साथ, 5 सिद्धांत एक साथ दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये इसका इनको नोट कर लीजिए और आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शॉर्ट नोट बना के रखिए, जैसे आपको बार बार रिविजन करेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए ममता लर्न अकेडमी के साथ राजनीतिक विज्ञान, जिसमें तुलनात्मक राजनीति की सीरीज चला रही हूँ मैं अभी। इसमें थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ संविधान रह गए हैं, जैसे फ्रांस का संविधान रह गया है, अभी अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे अभी हम, ब्रिटेन का संविधान हो चुका है। और कुछ जैसे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक में क्या अंतर है, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, सारी हम चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।